डाइपोल को रोटेट कराना चाहते हैं तो हम वर्क कर रहे हैं, यानी वर्क ऑन डाइपोल। आप ऐसे समझिए कि दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी आर प्लेसिंग अ डाइपोल एट एनी ओरिएंटेशन। तो डाइपोल आपको ऐसे दिखेगा। दिस, अगर ये एक डाइपोल है तो माइनस क्यू प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एट एन एंगल थीटा पे है। आपको अच्छी तरीके से पता है कि इसके ऊपर एक टार्क लग रहा है और वो टार्क इसको अलाइन करने की टेंडेंसी रखता है सो दैट इसकी एनर्जी मिनिमम हो सके। तो जैसे ही इसको हम फ्री करेंगे, फट से अलाइन होने की कोशिश करेगा थ्रू द टार्क। तो टार्क है हमारे पास पी ई साइन थीटा। अब हम चाहते हैं इसको डी थीटा से रोटेट कराना है। वर्क डन बाय अस, हम कितना वर्क करेंगे, तो डी थीटा से रोटेट कराना है। तो डी थीटा से रोटेट कराना मीन्स नई ओरिएंटेशन जो है वो डी थीटा से हम चेंज करने वाले हैं बाय डूइंग अ वर्क ऑफ वैल्यू डी डब्ल्यू। तो जैसे आप वर्क लिखते थे पहले, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखते थे, फिर आप लिखते थे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो स्मॉल वर्क इज टू बी डन। अभी फोर्स की जगह टार्क है और डिस्प्लेसमेंट की जगह रोटेशन है। मीन्स फोर्स को टार्क से रिप्लेस कर दीजिए एंड डीएक्स को डी थीटा से, तो वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल का फार्मूला मिल जाएगा टाउ डी थीटा। टाउ इज द फंक्शन ऑफ थीटा। तो आपको नेक्स्ट स्टेप में वर्क डन मिल जाएगा एज द पी ई साइन थीटा डी थीटा। नाउ इंटीग्रेटिंग दिस फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, पहले किसी स्टेट में रहा होगा, से पहले ऐसे था लाइक दिस, और अभी ये नई ओरिएंटेशन ये हो गया। यानी पहले अगर ये थीटा 1 स्टेट में था विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और अभी ये थीटा 2 पे ट्विस्ट करके पहुंचा दिया गया, तो नेट वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 मीन्स इंटीग्रल डी डब्ल्यू from theta 1 to theta 2 will be the net work done। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल थीटा 1 to थीटा 2, और डी डब्ल्यू की जगह आप लिखेंगे पी ई साइन थीटा डी थीटा। पीई आप बाहर करेंगे, नाउ ये हो जाएगा इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा अंडर द लिमिट थीटा 1 to थीटा 2। साइन थीटा डी थीटा इज द माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा पीई, दिस इज द माइनस कॉस थीटा अंडर द लिमिट थीटा 1 to थीटा 2। माइनस भी बाहर कर लीजिए, दिस बिकम्स माइनस पीई, ये हो जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, माइनस अंदर एडजस्ट कर दीजिए। दिस इज द वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल। ये हमने वर्क किया है, अगर फ्री छोड़ दें तो इतना ही वर्क डाइपोल आपको वापस कर देगा। मीन्स ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्मेट में आप इसको यूज करेंगे। आंचल को ऐड कर लीजिए। हाँ, एक मिनट, ये सब बारी बारी से सब ऐड होते हैं, पता नहीं चलता है। इसे एक पढ़ाने वाला चाहिए, एक तो ऐड करने वाला चाहिए, एक तो सॉफ्टवेयर चाहिए जो देख सके क्या दिक्कत हो रही है। हेलो, हाँ 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 हाँ, गुड इवनिंग सर। वेरी वेरी गुड इवनिंग, दिस इज अंशुल सिंह एंड हाँ हाँ नेहा। चलिए ठीक है, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो यहाँ अगर हम माइनस को एब्जॉर्ब कर ले तो W इज इक्वल टू हो जाएगा पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो एट अ ग्लांस देख लीजिए हमने क्या निकाला। हम ये कह रहे थे कि हमारे पास एक डाइपोल है जो एट अ थीटा पर है। हम अगर एट अ थीटा पर है तो टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा विल बी द टार्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। फ्री छोड़ दो तो अलाइन हो जाएगा, यानी कि टेंडेंसी टू अलाइन, क्यों, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम स्टेट है। अब अगर हम डाइपोल को चाहते हैं डी थीटा से घुमा दे, तो हमने कहा इस प्रोसेस में हमें वर्क करना पड़ेगा। हमको पता है वर्क डन वाज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह टार्क है और डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है।
तो हमारे पास फोर्स का वर्क का फार्मूला हो गया टाउ डी थीटा, में टाउ है पीई साइन थीटा, डी थीटा इज द डी थीटा। यानी कि अगर हम डाइपोल को डी थीटा से रोटेट होने दें तो वर्क ऑब्टेन्ड विल बी द डी डब्ल्यू। वैसे वर्षा अगर हम डी थीटा से डाइपोल को रोटेट कर रहे हैं डी थीटा से डाइपोल को रोटेट कर रहे हैं तो इस प्रोसेस में जो वर्क डन बाई अस होगा वो डी डब्ल्यू हो जाएगा। हमने कहा कि हम चाहते हैं कि फ्रॉम सम थीटा 1 से सम थीटा 2 तक डाइपोल को रोटेट करा दें। तो इंटीग्रेटिंग द डी डब्ल्यू फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 आपको वर्क डन का फॉर्मूला मिल रहा है पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। इससे पता चल जाएगा कि डाइपोल अगर अपनी ओरिएंटेशन चेंज कर रहा है फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 तो उसको कितना वर्क करना होगा या हमें कितना वर्क करना होगा। तो बड़ी सीधी सी बात है, वर्क डन ऑन द डाइपोल टू चेंज इट्स पोजीशन फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 इज द W इक्वल टू पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। मान लेते हैं डाइपोल को हमने फ्री छोड़ दिया था तो फिर वो एट एनी एंगल पर मिलेगा ही नहीं, वो तो अलाइंड मिलेगा ना। तो अलाइंड मिलने का मतलब थीटा 1 0 हो गया। और अब हम चाहते हैं इसको रोटेट करा के एट सम एंगल थीटा तक लेके आए, मीन्स द थीटा 1 इज 0 एंड थीटा 2 इज नाउ थीटा। तो इसका मतलब है यहाँ थीटा 1 इज द 0 एंड थीटा 2 इज द थीटा। तो अगर ऐसा है तो हमारे पास वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन टू अ न्यू एंगल थीटा इज टू बी रिटन एज PE1 माइनस कॉस थीटा। मीन्स इक्विलिब्रियम से थीटा तक रोटेट कराने का वर्क डन इतना होता है एंड थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट कराने का वर्क डन इतना होता है। ऐसे बोलता है कि 30 डिग्री रोटेट कराने का वर्क डन बताइए, तो मतलब इक्विलिब्रियम से 30 यानी 0 से 30, और ऐसे कहता है 30 टू 90 के बीच रोटेशन का वर्क डन। तो 30 टू 90 दोनों एंगल आपको दिया हुआ है, एक ही एंगल देगा तो समझ जाइएगा एक इक्विलिब्रियम वाला केस है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये निकाला कि जब कोई डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अपनी ओरिएंटेशन चेंज करता है, जो भी वजह हो, तो उस ओरिएंटेशन के चेंज होने में वर्क ऑब्टेन होता है एंड दिस वर्क इज आइदर पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 और द PE1 माइनस कॉस थीटा। ये दो एंगल के बीच ओरिएंटेशन का है और ये मीन पोजीशन से सम एंगल थीटा का है। तीसरा जो डेरिवेशन आपको देखना है दैट इज एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी है, उसमें दो चार्ज है। दो चार्ज का मतलब एक एटम था, इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच के एक तरफ चला गया और न्यूक्लियस खींच के एक तरफ आ गया, नॉन पोलर सॉरी पोलर हो गया। पोलर होने की वजह से इसके पास एडिशनल एनर्जी आ गई। कितनी एडिशनल एनर्जी आ गई? डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखते हैं तो इसका इंटरैक्शन डिसाइड करता है कि डाइपोल के पास कितनी एनर्जी है। ऐसे समझिए दैट इस टॉपिक का नाम है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। ऐसे समझिए कि अगर हमारे पास एक डाइपोल है आप डाइपोल मोमेंट P और ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E में, तब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। नॉन यूनिफॉर्म पढ़ेंगे तो फिर ये हायर स्टडी हो जाएगा। हायर स्टडी का मतलब हर पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगी, तो हर पॉइंट पर हमको काम करना पड़ेगा। बोर्ड में सारा का सारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डेरिवेशन है। अब अगर हम इस डाइपोल की एनर्जी कैलकुलेट करने की कोशिश करें, जबकि ये माइनस Q था, ये प्लस Q था, 2L था और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ओरिएंटेशन है, ये डाइपोल एक्सिस है, तो बीच में ये एंगल थीटा हुआ। हम जानना चाहते हैं अभी डाइपोल की एनर्जी कितनी है। कहते हैं कि एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अरेंज कीजिए। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अरेंज करें? देख लीजिए क्यों। अगर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमने डाइपोल को एट अ राइट एंगल टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अरेंज कर दिया है, माइनस Q टू प्लस Q पकड़े हुए हैं इसको, तो माइनस Q इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट फोर्स गेन करता है, दिस कॉल्ड फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स गेन करता है, दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्जेस। अभी
अगर इसको हम लेफ्ट में या राइट में चलाना चाहें तो हमें वर्क नहीं करना पड़ेगा। रीजन क्योंकि F प्लस और F माइनस इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल टू ईच अदर। मतलब इस स्टेज में जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो इसको पकड़कर आप आसानी से इधर ला सकते हैं या उधर ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि F प्लस और F माइनस तो एग्जैक्टली कैंसिल हो गए हैं एक दूसरे को, लेकिन छोड़ देंगे तो पट से घूम जाएगा। ये घूम जाएगा मतलब ये फोर्स टार्क में कन्वर्ट हो जाएंगे और रोटेशनल टेंडेंसी शो करेंगे। इसका मतलब है कि एबिलिटी टू शो ट्रांसलेशन इसका जीरो है, एबिलिटी टू शो ट्रांसलेशन जीरो है, सो इट्स एबिलिटी टू वर्क जीरो है। अब इसको अगर छोड़ दे तो थोड़ी देर में ये नई ओरिएंटेशन में आ जाएगा। सी द न्यू ओरिएंटेशन इज लाइक दिस, ये घूम के कुछ ऐसे हो गया, दिस ऐसे ये। तो पहले ये इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 पर था और अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा पर है। कहते हैं 90 डिग्री से रोटेट होके थीटा डिग्री तक होकर आने में जो ये वर्क करता है, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन द ओरिएंटेशन थीटा। मीन्स potential energy of dipole at any orientation in electric field is defined as the dipole को 90 डिग्री पर मेंटेन कीजिए, छोड़ दीजिए, अब ये एट अ थीटा डिग्री टू द इलेक्ट्रिक फील्ड पर चला गया। इस प्रोसेस में उसने जो वर्क किया होगा, that will be the potential energy of the dipole in this state। यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डाइपोल एट अ थीटा डिग्री पर मेंटेन करने की आप कोशिश कर रहे हैं तो एसोसिएट पोटेंशियल एनर्जी इज द इंटीग्रल 90 टू थीटा dw। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये एनर्जी कितनी आएगी और आपको दिखाते हैं 2000 जो लास्ट ईयर था 2019 में आईटी का एक क्वेश्चन आया था कि स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल स्टेबल आप डाइपोल का डिस्कस कीजिए। हालांकि इस साल बोर्ड में नहीं आएगा, पेपर बहुत सिंपल आएगा, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि कॉम्पिटेटिव सिंपल नहीं आएगा। तो बड़ी सीधी सी बात है, हमारा एम है ये निकालना कि डाइपोल जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्ट करता है तो इसके पास एक एबिलिटी है टू डू वर्क, वो वर्क हम एज अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करेंगे। अब हम ये कह रहे हैं कि वो निकलेगा कैसे, इसके लिए हमने कहा कि डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री पर अरेंज कर लीजिए और अभी उसको छोड़ दीजिए। थोड़ी देर में ये घूम के एट अ थीटा पर अगर पहुंचता है तो 90 से थीटा तक पहुंचने में इसने जो वर्क किया, दैट वर्क इज इट्स एनर्जी इन दिस स्टेट। अब अगर इसको सॉल्व करके दिखाएं तो देखिए 2 मार्क्स का डेरिवेशन आपको इस साल मिल सकता है, पार्टिकुलरली सीबीएसई की हम बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 92 थीटा और dw की जगह पीछे अभी आपने देखा था टाउ डी थीटा, टाउ पीई साइन थीटा होता है, तो दिस इज 92 थीटा, दिस इज पीई साइन थीटा। पीई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल साइन थीटा, इंटीग्रल साइन थीटा होता है माइनस कॉस थीटा अंडर द लिमिट 92 थीटा। नाउ माइनस बाहर कर लीजिए, दिस इज माइनस पीई, हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस 90, कॉस थीटा माइनस कॉस 90, कॉस 90 जीरो होता है। मीन्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इज द माइनस पीई कॉस थीटा। अगर कोई डाइपोल, आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट एन एंगल थीटा पर मेंटेन है तो उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज द माइनस पीई कॉस थीटा। डाइपोल की 3 ओरिएंटेशन हो सकती है, हो सकता है ये अलाइंड स्टेट में हो सकता है एट राइट एंगल पर हो जैसा कि हमने रखा था 90 डिग्री, या हो सकता है कि रिवर्स हो, प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू की जगह प्लस क्यू, दैट इज 180 डिग्री से हमने उसको रोटेट कराया हो। जरा रख के देखिए कि एनर्जी का क्या, जब यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा पीई कॉस जीरो, दैट इज एनर्जी विल बी द माइनस पीई। जब आप 90 पर रखेंगे तो कॉस 90 जीरो गायब हो जाएगा, ये दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एट अ 90 डिग्री इज जीरो। एंड जब 180 रखेंगे तो कॉस 180 माइनस 1 होता है, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, यू इक्वल टू प्लस पी। इसमें सबसे कम कौन है, विच वन इज द लीस्ट, सबसे छोटा कौन,
जो सबसे छोटा होगा वो स्टेबल या इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। कौन सा सबसे छोटा है, थीटा 0 वाला, थीटा 90 वाला या थीटा पाई वाला? थीटा 0। ऑब्वियसली थीटा 0। छोड़ दीजिए, ये 0 है, 0 से भी छोटा होता है माइनस। इसका मतलब है जब डाइपोल अलाइन हो जाता है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड तो सबसे लीस्ट एनर्जी स्टेट में होता है। याद कीजिए, जब अलाइन हो जाता है तो टाउ 0 आया था, एफ 0 आया था और पोटेंशियल एनर्जी मोस्ट नेगेटिव हो गई, दैट इज -PE। इसी को तो मोस्ट स्टेबल स्टेट कहते हैं। इसका मतलब है दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब इनफाइनाइट टाइम तक ये इसी स्टेट में पड़ा रह जाएगा। इसका मतलब है व्हेन द डाइपोल इज अलाइंड इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, when dipole is aligned in the external electric field, then in this case its energy is minimum and hence this is the most stable state। आ जाइए पोटेंशियल एनर्जी 0। तो पोटेंशियल एनर्जी 0 को हम स्टेबल माने कि अनस्टेबल माने, हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होने का मतलब होता है कि ये एक अनस्टेबल स्टेट है। पॉजिटिव है मतलब एबल टू डू वर्क, नेगेटिव का मतलब बाइंडिंग एनर्जी से होता है। इसका मतलब है ये एबल टू डू वर्क है, इसका मतलब है ये अनस्टेबल हो गया। मीन्स ये स्टेबल हो गया, मोस्ट स्टेबल हो गया, ये मोस्ट अनस्टेबल हो गया और पोटेंशियल एनर्जी 0 है। इसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। 0 का मतलब है रिसीवर बढ़ जाएगा तो एबल टू डू वर्क और रिसीवर कम हो जाएगा तो स्टेबल, यानी कि 0 से नीचे जाएगा तो स्टेबल में आ जाएगा, 0 से ऊपर जाएगा तो अनस्टेबल में आएगा। मीन्स 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, डाइपोल के स्टेबल स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? आंसर है निगेटिव होती है। डाइपोल के अनस्टेबल स्टेट की एनर्जी कितनी होती है? आंसर है पॉजिटिव होती है। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में अगर डाइपोल है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। पोटेंशियल एनर्जी 0 होने का मतलब है नॉट एबल टू डू वर्क। लेकिन अगर कुछ कंडीशन मिल गए, जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया तो टार्क लगा दिया तो ये कुछ वर्क कर देगा। तो आपसे ये पूछेगा, ये तो डिस्कशन तो अच्छी बात है, 1 मार्क्स में कहीं पूछ सकता है कंपल्सरी क्वेश्चन में कि डाइपोल के स्टेबल स्टेट की एनर्जी कितनी होती है। आंसर है व्हेन इट इज अलाइंड अलोंग द एक्सटर्नल। जब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पर अलाइन हो जाता है तो उस प्रोसेस में इसकी एनर्जी सबसे मिनिमम होती है और ये मोस्ट स्टेबल स्टेट होता है। हमने टार्क पहले ही निकाल लिया था, वर्क निकाला, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल निकाला। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में हम लोग को ये देखना है कि अगर डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ा सा ट्विस्ट करके छोड़ दें तो नाउ इट स्टार्ट्स टू ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिकली। अगर सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा है तो फिर इसकी फ्रीक्वेंसी या इसका टाइम पीरियड कितना? और हम देखेंगे ऑसिलेटिंग डाइपोल जनरेट का माइक्रोवेव और माइक्रोवेव ओवन का कॉन्सेप्ट आएगा। हम आपको बताएंगे आज कि माइक्रोवेव ओवन कैसे काम करता है। उससे पहले हम लोगों को देखना है ऑसिलेटिंग डाइपोल। क्या है ऑसिलेटिंग डाइपोल? ऑसिलेटिंग डाइपोल हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने डाइपोल को एनी ओरिएंटेशन में अरेंज कर रखा था, तो जब आपने एनी ओरिएंटेशन में अरेंज कर रखा था तो इसके ऊपर एक स्टार्ट लग रहा था जो इसको अलाइन करने की कोशिश कर रहा था इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये स्टार्ट था PE sin थीटा। आपको क्या लगता है ये टार्क डाइपोल को एग्जैक्टली अलाइन कर ले जाएगा? आंसर है नो। जैसे ही ये टार्क डाइपोल के ऊपर लगेगा, अगर हमने फ्री छोड़ दिया तो ये अलाइन हुआ, अलाइन होने पर ओरिएंटेशन तो पा गया लेकिन वेलोसिटी गेन कर लिया। अब ये दूसरी तरफ निकल आएगा लाइक दिस, ऐसे। जब ऐसे निकलेगा तो टार्क फिर जनरेट हो जाएगा और फिर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा तो रिटार्ड होते हुए इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी और वापस लौट कर आएगा और फिर मीन को क्रॉस करता हुआ दूसरी तरफ निकल जाएगा। मीन्स जब हम किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में एट अ थीटा एंगल से फ्री करते हैं तो वो एग्जैक्टली अलाइन नहीं हो पाता, बट वो अपनी मीन पोजीशन यानी इलेक्ट्रिक लाइंस के अराउंड ऑसिलेट करने लगता है। इसको बोलते हैं ऑसिलेटिंग डाइपोल। आपको पता है ये जो टार्क इलेक्ट्रोस्टैट में आया इसको एज अ रीस्टोरिंग टार्क बोलेंगे
और इसको स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बोलेंगे। ना ये कंडीशन ऑफ एसएचएम हो गया। क्लास 11th में आप पढ़ते थे स्मॉल ऑसिलेशंस आर द बेस्ट एग्जांपल, स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑसिलेशंस आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। और आपने ये भी पढ़ा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक फोर्स या एक टार्क होना चाहिए जो उसको ऑसिलेट करा सके, यानी डाइपोल पर काम करने वाला टार्क ही उसका रीस्टोरिंग टार्क बन जाएगा। रीस्टोरिंग वर्ड के माइनस आ गया और एसएचएम के लिए साइन थीटा गोज टू थीटा बिकॉज एंगल बिकम टू स्मॉल। क्लास 11th में टार्क आपने पढ़ा था आई अल्फा, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कितना हो जाएगा? अगर ये एम मास का है, ये भी एम मास का है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास कहीं होगा, तो एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर, इनर्शिया विल बी द ट्वाइस एम एल स्क्वायर। ठीक है, अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन, होल्ड कर लीजिए इसको, यहां से हो जाएगा आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस पीई इंटू थीटा। यहां से आपको मिल जाएगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस पीई बाई आई इंटू थीटा। आपको पता है क्लास 11 से माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा वाज द डेराइव्ड क्राइटेरिया ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। और यहाँ इलेक्ट्रोस्टैट में डाइपोल को फ्री करने पर जो अल्फा आया है दैट इज माइनस पीई बाई आई थीटा। ये क्लास 11 से लिखे हैं और ये यहाँ की कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखे हैं। कंपैरिजन कर लीजिए, अल्फा अल्फा माइनस माइनस थीटा थीटा। क्या मतलब है? मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग डाइपोल कैन बी फाउंड बाय कंपेयरिंग एज ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू पीई बाई आई। यहाँ से आपको ओमेगा मिल गया अंडर रूट पीई बाई आई। आपको पता है फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो ओमेगा 2 पाई न्यू से ओपन होता है, एंड अगर टाइम पीरियड निकालना हो तो यही ओमेगा 2 पाई बाई टी से ओपन होता है। तो अगर आप ओमेगा को 2 पाई न्यू से रिप्लेस करेंगे तो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी, 2 पाई बाई टी से इसको हटाएंगे तो टाइम पीरियड पता चल जाएगा। जब निकालते हैं तो फ्रीक्वेंसी आती है इसकी 10 to the power 6 हर्ट्ज। छोड़ दीजिए, निकालेंगे तो निकालेंगे। जब इसकी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव जोन में आती है। माइक्रोवेव जोन, माइक्रोवेव क्या है? एक्चुअली में जब आप स्पेस में अवेलेबल एनर्जी को कैटेगराइज करते हैं तो आप देखते हैं कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एनर्जी इज इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इनको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इसमें आप कॉस्मिक रेज छोड़ दीजिए, वो स्पेस में स्टार से जनरेट हो रही हैं, उससे लो एनर्जी में गामा रेज आता है, इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। उससे लो में एक्सरे आता है, इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। उससे लो में अल्ट्रा वायलेट आता है, इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। उसके नीचे फिर विजिबल आता है, इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। उसके नीचे फिर इंफ्रारेड आता है, फिर उसके नीचे इंफ्रारेड के नीचे माइक्रोवेव आता है, माइक्रो के नीचे रेडियो वेव्स आता है जो ब्रॉडकास्टिंग में हम लोग यूज करते हैं। यानी सबसे लो एनर्जी वेव्स होती हैं वो रेडियो वेव्स होती हैं, सबसे हाई एनर्जी जो रेज होती हैं वो अल्ट्रा वायलेट सॉरी गामा रेज होती हैं। तो इस तरीके से हमारे पास इस तरह से हमारे पास जो है पूरी स्पेस की जो टोटल एनर्जी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो इंफ्रारेड और माइक्रोवेव होता है वो इंफ्रारेड और माइक्रोवेव हीटिंग वेव होता है। ये इंटेंस हीट क्रिएट करता है। सन के रेडिएशन में आपको फार इंफ्रारेड और माइक्रोवेव मिलते तो अल्ट्रावायलेट और गामा भी है जो कैंसर का कारण बनते हैं। इसीलिए कहा जाता है दिन की धूप नहीं सेकनी चाहिए, सुबह की धूप आपको लेनी चाहिए, हल्की हो, क्योंकि उसमें अल्ट्रावायलेट अभी नहीं आए रहते हैं, उसमें माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड होते हैं। तो ये माइक्रोवेव इंटेंस हीटिंग क्रिएट करता है। अब माइक्रोवेव ओवन में होता क्या है? माइक्रोवेव ओवन में 4 मेटेलिक प्लेटें हैं, 2 वर्टिकल प्लेट है और 2 हॉरिजेंटल प्लेट है। ये चेंबर हो गया माइक्रोवेव ओवन का। और अब होता क्या है, माइक्रोवेव ओवन जब आप ऑन करते हैं तो ये प्लस बनता है तो ये माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड +2 माइनस हो गई। थोड़ी देर में ये प्लस बनेगा, ये माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई +2 माइनस। थोड़ी देर में ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस। मतलब बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड की ओरिएंटेशन चेंज हो रही है। इससे क्या होगा, अब आपको जो मटेरियल कुक करना है उन सब में वाटर कंटेंट होता है। यानी माइक्रोवेव ओवन में वही कुक हो सकता है जिसमें वाटर होता हो। सूखी लकड़ी माइक्रोवेव ओवन में रख देंगे आप और माइक्रोवेव ऑन कर देंगे तो आप देखेंगे कुछ नहीं हुआ उसका।
ठीक है, आप हाई ग्रेड प्लास्टिक रख देंगे ओवन में, नहीं गलेगा वो, मतलब वो गर्म भी नहीं होगा, लेकिन आप थोड़ा सा पानी कप में रख के माइक्रोवेव ओवन ऑन कीजिए, देखिए खोलने लगेगा। क्या मतलब है? मतलब ये है कि वाटर में, वाटर तो एक डाइपोल है, ऐसे हुआ वाटर, ऐसे बनेगा, ऐसे है, जिधर मर्जी उधर पड़ा हुआ है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी तो जो कुकिंग मटेरियल है उसमें जो वाटर डाइपोल रैंडमली ओरिएंट थे, बिल्कुल वैसे जैसे जब आप क्लास अटेंड करने जाते हैं और टीचर नहीं आया होता है तो कोनो दहीने देख रहा होता है, कोनो बाएं देख रहा होता है, दहीने बाएं मतलब समझते हैं ना, लेफ्ट एंड राइट, कोनो ऊपरा देख रहा होता है, कोनो नीचवा देख रहा होता है, कोनो बोर्ड में घूर रहा होता है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट रैंडमाइज स्टेट। लेकिन जैसे टीचर आता है और बोलता है हाँ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर, ऑल ऑफ यू सडन स्टार्ट टू ओरिएंट, और आप फाइनली उस टीचर को फेस करने लगते हैं। बिल्कुल वैसे ही कुकिंग मटेरियल के जितने भी डाइपोल है, वाटर डाइपोल, सब रैंडमली है, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आई सबको अलाइन कर दी। अलाइन जब वो हुए तो वो ऑसिलेट करने लगे अबाउट द मीन पोजीशन विद द फ्रीक्वेंसी हियर, दिस फ्रीक्वेंसी इज गिवन, और तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गई। अब इस पर अलाइन करने गए, इस पर ऑसिलेट करने लगे, तब तक प्लस माइनस ऐसे। क्या मतलब है? मतलब है माइक्रोवेव के अंदर वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो कुकिंग मटेरियल के वाटर मॉलिक्यूल एज अ डाइपोल को ऑसिलेट कराती है। ऑसिलेट कराने पर उसकी फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव जोन में आती है और माइक्रोवेव इंटेंस हीटिंग क्रिएट करता है, अकॉर्डिंगली मटेरियल कुक हो जाता है। अगर नहीं फेस है तो अपना हाथ ओवन में डाल लीजिएगा और ऑन करिएगा, देखिएगा मुश्किल से 30 सेकंड से 1.5 मिनट लगेगा, चिकन तंदूरी बन के आपका हाथ निकलेगा। ठीक है, वैसे मैं तो वेजिटेरियन हूँ, सिर्फ मुर्गा खाता हूँ एंड बकरा जो घास खाते हैं, ठीक है, नॉन वेज वाला बकरा नहीं। ये रनिंग टाइम आउट दिखा रहा है, 10 मिनट चलेगा, 10 मिनट बाद ये कट जाएगा, हम लोग री लॉग इन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ हमने सिर्फ इतना बताने की कोशिश की कि एक डाइपोल जब एनी ओरिएंटेशन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो एक चार्ज एक्सपीरियंस करता है। अगर डाइपोल को फ्री कर दें तो चार्ज के इन्फ्लुएंस से वो अलाइन होने की कोशिश करता है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इस प्रोसेस में वो ऑसिलेट करने लगता है अबाउट द मीन पोजीशन, जिसकी फ्रीक्वेंसी आप यहां से निकालेंगे। अब अगर बार बार हम इलेक्ट्रिक फील्ड की ओरिएंटेशन चेंज होने दें तो डाइपोल बार बार नई इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट करेगा। इस प्रोसेस में वो डाइपोल ऑसिलेशन या ऑसिलेटिंग डाइपोल कहलाएगा। उसकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी या एसोसिएट एनर्जी आएगी वो माइक्रोवेव जोन में आएगी। ये बहुत तेज गर्म करती है। फिजियोथेरेपी जो होता है जिसमें सेकाई की जाती है जॉइंट्स की या स्पाइनल कार्ड की, वो माइक्रोवेव या इंफ्रारेड ही होता है। माइक्रोवेव बहुत इंटेंस हीट करता है, तो डर होता है कि जल ना जाए, तो फार इंफ्रारेड लेते हैं। ये वीक होता है थोड़ा, लेकिन आपको गर्मी का एहसास होता है। मीन्स ये बिना फ्लेम दिखाए अगर आप हीट सेंस करना चाहते हैं तो ये है माइक्रोवेव और ये है फार इंफ्रारेड। अब आ जाइए, आपने ऑसिलेटिंग डाइपोल के बारे में जान लिया। अब अगर ऑसिलेटिंग डाइपोल से बाहर निकले तो हमें देखना है कि एक डाइपोल में तो दो चार्ज है ना, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो एक डाइपोल के अराउंड खुद इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अभी तक हम एक डाइपोल का एक्सटर्नली अवेलेबल इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्शन स्टडी कर रहे थे, और अभी हमें ये देखना है कि डाइपोल की अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। कोई भी डाइपोल अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, एक मैग्नेट अपनी ही मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट नहीं करता, एक मास अपनी ही ग्रेविटेशनल फील्ड से इंटरेक्ट नहीं करता। एक मास हमेशा जो ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है उसमें दूसरा मास इंटरेक्ट होता है। तो डाइपोल की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड से ये दूसरों को इन्फ्लुएंस करेगा। अगर ये किसी दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ गया तो खुद इन्फ्लुएंस हो जाएगा। इसका मतलब है हमने अब तक ये निकाला कि एक डाइपोल है वो किसी की इलेक्ट्रिक फील्ड को फेस कर ले रहा है, तो स्टेप 1 टार्क फेस कर रहा है, स्टेप 2 वर्क कर रहा है, स्टेप 3 ओरिएंटेशन की पोटेंशियल एनर्जी शो कर रहा है, स्टेप 4 ऑसिलेट करके इंफ्रारेड या माइक्रोवेव जनरेट कर रहा है। ये हमने आपको बताया। अब हम कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में अवेलेबल होती है वो डाइपोल की भी होती है। एक डाइपोल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश कर सकता है? किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को आप दो पैरामीटर्स के टर्म में मेजर करते हैं, आइदर बाय कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और बाय कैलकुलेटिंग द
इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल। इसका मतलब है हमें डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल को निकालना होगा। खास बात, जब हम डाइपोल के अराउंड एस्टैब्लिश्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के टर्म में कैलकुलेट करने जाते हैं तो हमें 6 केस देखने पड़ते हैं। कैसे 6 केस, जरा गौर फरमाइए तो। हाँ, हेलो हेलो, एनी यस डाउट? सर, यस सर। Yes, sir. Yes, नो sir. सर। नो सर, अच्छा ठीक है। यस सर, नो सर, पता नहीं चला कौन सा सर। ये हो गया डाइपोल। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि डाइपोल में प्लस क्यू और माइनस क्यू दो चार्ज से मिलकर डाइपोल बना है, और ये अलग अलग दो चार्ज नहीं है। एक एटम है जो पोलराइज हो चुका है। पोलराइज होने में इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट एक तरफ खींच गई है, न्यूक्लियस एक तरफ खींच गया है। अकॉर्डिंगली इसके पास एक एंड पॉजिटिवली, एक एंड नेगेटिवली है। दिस स्टेट इज कॉल्ड डाइपोल। और एक सामान्य एटम के कंपैरेटिवली इसके पास थोड़ी एनर्जी ज्यादा है। उसी एनर्जी को हम इससे वापस ले लेंगे, ठीक है। अगर पहले से है तो वापस ले लेंगे, और नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके, जो चार्जर अप्लाई करते हैं, इन्वर्टर आप लेते हैं, पावर बैंक लेते हैं, ये सब क्या है, एक स्टेबल एटम को आप अनस्टेबल कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड स्टोरिंग एनर्जी। और अब उसे कहते हैं बेटा वापस जाओ अपनी स्टेबल स्टेट में, तो वो वापस जाता है तो वो एनर्जी बेरर हो गया। जितनी एनर्जी लेके वो डिफार्म हुआ था वो एनर्जी आप उससे वापस लेते हैं, वो भी खुश, आप भी खुश। तो इस तरीके से हम किसी भी एटम या मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करके पोलराइज कर लेते हैं। अब वो डाइपोल स्टेट में चला जाता है, प्रोसेसिंग एडिशनल एनर्जी। इसी को हम बोलते हैं पावर बैंक, इसी को बोलते हैं हम यूपीएस, इसी को बोलते हैं चार्जिंग ऑफ बैटरी। और जब वापस उसको डाइपोल से वापस स्टेबल स्टेट में आने देते हैं तो एक्सेस एनर्जी वो फ्री करता है। अब ये जो एनर्जी फ्री करता है, इस एनर्जी को हम एज अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक डाइपोल है माइनस क्यू टू प्लस क्यू। अब हम कह रहे हैं कि इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, तो आपको 4 लाइनें मिल सकती हैं। एक लाइन ऐसी जो माइनस क्यू और प्लस क्यू से होकर जाए, इसको बोलते हैं एक्सियल। एक लाइन जो इसके कॉमन सेंटर ऑफ मास से होकर जाए एंड परपेंडिकुलर टू द डाइपोल एक्सिस हो, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल। और एक होता है एनी पॉइंट इन द स्पेस। अगर डाइपोल के लिए ये कोई पॉइंट है स्पेस में और हम यहां जानना चाहते हैं इस डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल कितना है, तो इस पॉइंट से डाइपोल के सेंटर को ज्वाइन करना होगा। जब ज्वाइन करेंगे तो दिस लाइन इज कॉल्ड एट एनी पॉइंट। अब एक्सियल पर अगर कोई पॉइंट ले लेते तो यहाँ ई कितना है, वी कितना है, दो डेरिवेशन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेते, इस पर एक पॉइंट पी लेते, यहाँ ई कितना है, वी कितना है, 4 डेरिवेशन। और एट एनी पॉइंट ले लेते तो इस केस में यहाँ ई कितना है और वी कितना है, 6 डेरिवेशन। यानी कि एक डाइपोल के अराउंड एस्टैब्लिश्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम 6 बार कैलकुलेट करते हैं। 6 में से ये वाला हटा दीजिए इस साल के लिए, हालांकि हम हिंट में देंगे नीचे क्योंकि बिना उसके न्यूमेरिकल नहीं लगेगा, लेकिन फिलहाल डेराइव हम सिर्फ 4 ही करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी एक्सियल पॉइंट, electric field intensity due to a dipole at equatorial position, electric field potential due to a dipole at equatorial line। यानी कि 4 डेरिवेशन आपको देखने हैं। इस 4 डेरिवेशन में से एक हर साल आता है, आइदर इन बोर्ड, आइदर उत्तर प्रदेश बोर्ड और द सीबीएसई और द आईएससी। ठीक है, हम निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक डाइपोल उठाएंगे, उस डाइपोल के एक्सिस पर एक पॉइंट डिफाइन करेंगे, उस पॉइंट पर हम देखेंगे इस डाइपोल की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। डेरिवेशन का नाम होगा डिटरमाइनिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। ठीक है, यही काम हम ऑफ एक्सिस के लिए करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल एट इक्वेटोरियल हो जाएगा। फिर यही काम पोटेंशियल के लिए करेंगे। तो एक एक डेरिवेशन देखते हैं, नहीं तो घाट पात हो जाएगा, दैट इज इधर उधर हो जाएगा, आपको दिक्कत होगी। मीन्स हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल, ड्यू टू अ डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। तो ये तो क्लियर ही है
कि ये हो गया डाइपोल। बहुत आसान है, एक बार आप देखेंगे और आप देखेंगे आपको बार बार देखना पड़ रहा है। माइनस क्यू, ये हो जाएगा प्लस क्यू, एंड अ लाइन passing through the minus q and plus q are joining the two charge minus q and plus q is called an axial line। आपको पता है अगर ये सेंटर है इसका तो L एंड L, हमने डाइपोल लेंथ को ट्वाइस L एडजस्ट किया था, तो ये L एंड L हो जाएगा। तो अगर हम कहते हैं कि दिस इज अ पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड, तो आपको इस पॉइंट के लिए ये बताया जाएगा कि सेंटर से उस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है दैट इज द R, ये R है। तो प्लस क्यू से अगर आपको पॉइंट P तक की डिस्टेंस चाहिए तो R में से L हटा देना चाहिए, यानी सिर्फ इतनी डिस्टेंस चाहिए, तो ये R माइनस L आप ले लेंगे। अगर आपको यहां से चाहिए तो यहां तक तो R है ही, इसमें L ऐड करेंगे तो ये R प्लस L हो जाएगा। मीन्स यहाँ ये डिस्टेंस R प्लस हो जाएगी। इतना हो गया। अभी आप एक सेफ चार्ज यहाँ फ्री कीजिए तो प्लस क्यू वाला रिपेल करेगा। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, और उसी टाइम पर माइनस क्यू वाला अट्रैक्ट करेगा। माइनस क्यू वाला दूर है तो थोड़ा कम वैल्यू से अट्रैक्ट करेगा, जबकि प्लस क्यू वाला थोड़ा पास है तो ज्यादा वैल्यू से रिपेल करेगा। मतलब प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इन द डायरेक्शन आ रहा है E प्लस, और माइनस क्यू वाला अपोजिट टू द E प्लस आ रहा है, थोड़ा कम आ रहा है, दिस इज E माइनस। इसका मतलब आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P दिख रहा है, E प्लस माइनस E माइनस, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा हटा दीजिएगा। इसका मतलब है कि डाइपोल एक्सिस पर नेट इलेक्ट्रिक। चलिए आज में कल में हम लोग जो डिस्कस किए थे, एट अ ग्लांस समरी दे रहे कि हम लोगों ने ये डाइपोल लिया था, दिस ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, और इसकी जो ज्वाइनिंग लाइन है, इस ज्वाइनिंग लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी दैट वाज द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई r क्यूब, ये आया था इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है दिस, इस पर अगर हम पॉइंट लिए थे, अच्छा क्या था, ये r डिस्टेंस था, ये डाइपोल एक्सिस पर पॉइंट P r डिस्टेंस था फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल, ये L और ये L। सेंटर से होकर जाने वाली डाइपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर को इक्विपोटेंशियल कहा था। इस इक्विपोटेंशियल पर अगर एक पॉइंट हम P लेते तो दिस इज कॉल्ड एट r डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द डाइपोल एंड परपेंडिकुलर। इस पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लेते तो बस ये 2 नहीं आया था कल, तो ये आया E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई r क्यूब। ठीक है, यह आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई r क्यूब। आज में हम लोग को देखना है कि अगर यहाँ पोटेंशियल निकालना होता तो कितना आता, यहाँ पोटेंशियल निकालना होता तो कितना आता, और फिर अलग से देखेंगे कि एट एनी पॉइंट का अगर E और V ढूंढ लेते तो उस एनी पॉइंट को हम आसानी से एक्सियल और इक्विटोरियल में कन्वर्ट कर लेते। हालांकि आने का चांस नहीं है उसका, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है जो IIT और नीट में मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछी गई है, उसको कवर करने के लिए हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। फिलहाल तो अभी सिलेबस में ही है। अगर वो आज फर्स्ट सेशन में हम लोग खाली देखेंगे, यानी अगर वो हो जाता है दैट इज कट जाएगा, उसके बाद लॉगिन नहीं करेंगे दोबारा, दैट इज उतना ही लेक्चर चलेगा आप, क्योंकि हमको नेट की दिक्कत हो रही है। अपलोड और नेट में मिला के 6 GB से 11 GB डेटा पर डे का खर्च हो रहा है, और उतने का बजट नहीं हमारे पास। 11 GB 12 GB खर्च हो जा रहा है, फिर दिक्कत हो रही है। रात भर लेक्चर अपलोड हो रहा है, दिन में लेक्चर नहीं चल रहा है, तो इस वजह से लेक्चर अपलोड नहीं होगा पहली चीज, या अपलोड होगा जिस दिन छुट्टी पड़ेगी। और दूसरी चीज ये कि एक ही सेशन पढ़ेंगे, 40 मिनट में ये कट जाएगा, 40 मिनट का ही सेशन होगा। चलिए ठीक है, तो हम जो है इसमें आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम कहते इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, ड्यू टू अ डाइपोल,
at an axial point, at an axial point 4 marks CBSE में आता है, 5 marks in ISC आता है and 2 marks in उत्तर प्रदेश बोर्ड आता है। इसमें ये डाइपोल हो गया एंड ये माइनस क्यू हो गया, ये प्लस क्यू हो गया एंड ये एल हो गया, ये एल हो गया, अलाइंड ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ये एक्सियल हो गया, दिस इज द पॉइंट पी, ये पॉइंट पी हो गया, इसके रिस्पेक्ट में वहां तक की डिस्टेंस आर हो गई। अगर हम प्लस क्यू का पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल तो स्केलर होता है, डायरेक्शन होता नहीं है, तो प्लस क्यू का यहाँ पोटेंशियल निकालना है, तो v प्लस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज विथ साइन अपॉन दिस डिस्टेंस। याद कीजिए इतना r है, इतना l है, तो इतना r माइनस एल हो जाएगा, r माइनस एल। अगर हम इस माइनस क्यू का यहाँ पोटेंशियल निकाला है, तो दिस इज v माइनस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन r प्लस एल। ठीक है, ऐड कर दे दोनों को, डायरेक्शन तो होता नहीं है, एडिंग देम टू गेट नेट पोटेंशियल एट p, एडिंग। अगर इनको हम ऐड कर रहे हैं तो हमें मिलेगा v नेट इज इक्वल टू v प्लस प्लस v माइनस v प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस q अपॉन r माइनस एल प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q अपॉन r माइनस एल। मिला ये? एक मिनट, r माइनस एल, ये r प्लस एल था। जो कॉमन है वो कॉमन कर लीजिए। कॉमन जो है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, इतना कॉमन है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, ये हो जाएगा 1/r माइनस एल, 1/r माइनस एल माइनस ये वाला माइनस यहाँ आ गया 1/r प्लस एल, 1/r प्लस एल। नाउ ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, इसको यहाँ दे दीजिए r प्लस एल, इसको यहाँ दे देंगे और माइनस दे देंगे, तो माइनस r प्लस एल अपान नीचे हो जाएगा r माइनस एल इंटू r प्लस एल, दैट इज r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो ये r और ये r कैंसिल हुआ, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2l अपान r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है कि एल स्क्वायर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होने देते हैं, इनटू चलेगा, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बहुत छोटा है, कोई फर्क नहीं दे पाएगा मेन इवैल्यूएशन में, इसलिए छोड़ रहे हैं। तो ये हो जाए, अच्छा ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, तो दिस बिकम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई r स्क्वायर मीन्स potential at the axial point due to a dipole is 1/4 pi epsilon naught p by r square। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आता है 2p by r क्यूब, अब पोटेंशियल आता है p by r स्क्वायर। अगर यही चीज ऑफ एक्सिस पर होता यानी इक्वेटोरियल पर होता, तो इक्वेटोरियल पर कैसे निकालेंगे? इक्वेटोरियल पर यानी कि ये 4 नंबर का डेरिवेशन है। स्टेप 1 v प्लस निकालते हैं, स्टेप 2 v माइनस निकालते हैं, स्टेप 3 ऐड कर देते हैं, अरेंज करते हैं टू गेट द फाइनल आंसर एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई r स्क्वायर, यूनिट है वोल्ट। अगर यही चीज हम इक्वेटोरियल पर निकालें तो अगर इक्वेटोरियल पर निकालें तो आप ऐसे समझिए, पोटेंशियल
at equatorial. इसमें ये हो गया डाइपोल माइनस Q2 प्लस Q, ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये L, ये R और एट अ पॉइंट P है। यहाँ बताना है नेट पोटेंशियल कितना है। इससे ज्वाइन करेंगे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इससे ज्वाइन करेंगे ये भी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल लिखेंगे, नेम होगा V माइनस, वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज विथ साइन अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस इज द अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसका लिखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा V प्लस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा प्लस Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे टू गेट अ नेट पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा V नेट। V नेट कैन बी रिटन एज V प्लस प्लस V माइनस, V प्लस प्लस V माइनस। वैल्यू रख के देख लीजिए, V प्लस उतना ही वैल्यू प्लस साइन है, V माइनस उतना ही वैल्यू माइनस साइन है। ये माइनस है, ये प्लस है, कैंसिल हो जाएगा, जीरो। यानी डाइपोल के इक्वेटोरियल पर पोटेंशियल जीरो होता है। मीन्स अगर इस लाइन पर हम किसी चार्ज को चलाएं तो पोटेंशियल नहीं है, अकॉर्डिंगली जब कोई चार्ज चलेगा तो कोई वर्क ऑब्टेन नहीं होगा। फिलहाल कंक्लूजन सिर्फ इतना है कि जो डाइपोल होते हैं इनके एक्सियल पर E की वैल्यू आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई R क्यूब, और जो पोटेंशियल की वैल्यू आती है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई R स्क्वायर। जब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई R क्यूब, और जब पोटेंशियल निकालते हैं तो जीरो आता है। 4 डेरिवेशन हमने कवर किए डाइपोल के लिए। थोड़ा सा बाहर निकल रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी भी पॉइंट पर, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के अराउंड जो जोन है उसमें कहीं कोई पॉइंट लें स्पेस में, तो उस पॉइंट पर E और V की वैल्यू कितनी और हम किस क्वेश्चन के लिए, किस कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं वो देख लीजिए। यानी ये छोड़ भी देंगे जो अभी बताने जा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कॉम्पिटिटिव में फर्क पड़ेगा या शीट में एक आध क्वेश्चन नहीं लगेगा, बोर्ड में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा इसका। एट एनी पॉइंट डाइपोल एट एनी पॉइंट, जनरली आपको डेरिवेशन नहीं जानना है, आपको उसकी समरी जानना है। हाँ, चेक करके दिखा दे रहा है कि सही या गलत है। ये है माइनस Q, ये है प्लस Q, और ये है सेंटर ऑफ मास, ये है पॉइंट P। इससे जब सेंटर ऑफ द डाइपोल को ज्वाइन करेंगे तो दिस इज R एंड दिस इज थीटा। आप ही सोचो, थीटा 0 कर देंगे तो एक्सियल बन जाएगा, और थीटा 90 कर देंगे तो इक्वेटोरियल बन जाएगा। इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई R क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये वैल्यू थी। चेक कर लीजिए सही लिखा है कि गलत। जब हम इस पॉइंट को यहां लाएंगे तो थीटा 0 हो जाएगा, थीटा 0 रखिए तो कॉस 0 1 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, का रूट 2 हो जाएगा, 2p बाई R क्यूब। सही है, जब ये यहाँ आता था तो 2p बाई R क्यूब होता था। थीटा को यहाँ ले आइए, इस पॉइंट को यहाँ ले आइए, जब इसको चलाकर यहाँ लाएंगे तो थीटा 90 हो जाएगा, थीटा 90 रखेंगे तो ये पूरा गायब हो जाएगा, p बाई R क्यूब। सही लिखे हैं, मतलब ये हम लिखे हैं जो, ये आप चेक कर सकते हैं दिस इज राइट आर रॉन्ग। अगर आपको डेरिवेशन चाहिए तो बुक में मिल जाएगा आपको, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं, कभी आएगा नहीं है, बस आपको जानकारी होनी चाहिए। और V जो है
वो हो जाएगा 1/4πε0 p cos थीटा बाई r स्क्वायर। कैसे माना है? जब आप इस पॉइंट को लेकर आएंगे यहां तो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री है तो उस केस में cos 0 1 होता है। आंसर हो जाएगा 1/4πε0 p बाई r स्क्वायर। और अगर इस p को यहाँ ले आने की कोशिश करेंगे इस लाइन पर, तो जैसे इस p को इस लाइन पर आप लेकर आओगे थीटा 90 हो जाएगा, cos 90 गायब हो जाएगा। ये यानी पीछे जो डेराइव किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल, वो वापस हमको मिल जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दीज टू। इनसे हमें वापस मिल जा रहा है एक्सियल पर और इक्वेटोरियल पर। इसमें जो आपको देखना है इतना ठीक है, ये हो गया। अभी आपको ये देखना है कि इसी के नीचे बना दे रहे हैं कि अगर ये एक डाइपोल है दिस और ये सेंटर है, एक पॉइंट हमने ले रखा था P, ठीक है, जिसके लिए ये R और ये थीटा ये था। एक्चुअली में इस पॉइंट P पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक को बोलते हैं अगर इस लाइन पर आगे हटे, इसी लाइन के अकॉर्डिंगली आगे हटे या पीछे चले तो दिस इज कॉल्ड रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके अगर परपेंडिकुलर चले तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ई थीटा, ई आर का फार्मूला होता है माइनस डेल वी बाई डेल आर, डिफरेंशिएटिंग द पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। और जब इस पर चलते हैं तो ये देखिए ये आ जाएगा डी थीटा और ये हो जाएगा आर डी थीटा। ये डी आर था डिस्टेंस वेरिएशन, और इस पर चलेंगे तो दिस इज डी थीटा, दिस इज आर, एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, ये हो जाएगा आर डी थीटा, और यहां से यहां तक का पोटेंशियल वेरिएशन। यानी कि जब इस पर चलते हैं तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल वेरिएशन डेल वी, यहां से यहां तक डिस्टेंस वेरिएशन डेल आर। जब इस पर चलते हैं तो पोटेंशियल वेरिएशन डेल वी, और यहां से यहां तक को आप बोलेंगे आर डेल थीटा। ये इसका मतलब है ई आर का फार्मूला ये होता है, ई थीटा का फार्मूला होता है माइनस डेल वी अपान आर डेल थीटा, आर डेल थीटा, ठीक है। और इस पॉइंट का वी आपको बताइए, मतलब ई आर पता चल जाएगा, ई थीटा पता चल जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको मिल रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो आया है ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है अंडर रूट ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर। ई नेट यही सॉल्व करके मिला है आपको। ई नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर। यानी पोटेंशियल का ये जो इक्वेशन है इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए तो ई आर निकलेगा, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा। देखिए 1 -1 अपान आर रुक जाएगा डेल वी बाई डेल थीटा, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ई थीटा निकलेगा। नाउ ई आर और ई थीटा यहाँ रखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। तो ये तो चलिए मिल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको जो क्वेश्चन डिस्कस करना है वो ये कि जब हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो उस पॉइंट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू है वो आपको दो मिल रही है, एक रेडियल मिल रहा है along द लेंथ और एक नॉर्मल टू द लेंथ। आपको पता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे मिलेगी, भाई इन्हीं दोनों के बीच में ही कहीं होगी ना। आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसके पैरेलल आप यहाँ खींच लीजिए दिस, इसके पैरेलल आप यहाँ खींच लीजिए दिस, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख गया, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस डाइपोल की इस पॉइंट पर ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको पीछे बढ़ाइए, डाइपोल एक्सिस के साथ इसका एंगल आपसे पूछा जाता है, ये अल्फा कितना। क्लियर है? दोबारा देख लीजिए, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं। हेलो हेलो, अच्छा आ रहा है? अरे हमको कट गया, हम भौंक रहा है उसी तरह। ठीक है, तो यहाँ जो है दोबारा देख लीजिए, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर ये एक डाइपोल है एंड दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, और एट एनी पॉइंट इन द स्पेस ये पी है, तो हम कह रहे हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये आता है, ये ई आर है, फार्मूला बता दिए, ये ई थीटा है, ये ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम कह रहे हैं कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंगली वो आपको मिल रहा है इस दिस, ये मिल रहा है दिस। अब हम कह रहे हैं कि इसको हम पीछे बढ़ाएं
तो डाइपोल एक्सिस के साथ ये जो एंगल शो कर रहा है, इस एंगल का डिस्कशन करना है। अगर इस एंगल का डिस्कशन करना है तो याद कीजिए कि ये रेडियल आर, इसको एक्स एक्सिस देखिए, इसको वाई एक्सिस देखिए और इसको बीटा डिग्री देखिए सेम। तो वेक्टर में आपको बताया गया था tan बीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, वाई का मतलब ई थीटा और एक्स का मतलब ई आर। मतलब ये एंगल अगर हम मान लेते बीटा बीटा और ये एंगल मान लेते हैं अल्फा, तो बीटा निकालने का फार्मूला है tan बीटा इज इक्वल टू ई थीटा बाई ई आर। tan बीटा इज इक्वल टू ई थीटा बाई ई आर। यहां से आपको बताया गया कैसे ई आर निकालेंगे, कैसे थीटा आप निकाल के देख सकते हैं। आपको मिलेगा 1/2 tan थीटा। प्रिंटेड में शायद गया हो, नहीं गया होगा तो हम भेज देंगे। tan बीटा इज इक्वल टू ई थीटा बाई ई आर, ये आएगा सॉल्व करने पर 1/2 tan थीटा। यानी ये थीटा कहाँ है, ये एंगल थीटा है। तो दिस एंगल बीटा इज अपियरिंग हियर। अगर ये बीटा है तो वर्टिकली अपोजिट ये भी बीटा हो गया। अगर ये बीटा है तो बीटा प्लस थीटा विल बी द अल्फा। यानी आंसर है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल एट एनी पॉइंट मेक्स एन एंगल अल्फा विद द डाइपोल एक्सिस एंड अल्फा हैज द वैल्यू थीटा प्लस बीटा। थीटा प्लस बीटा, थीटा तो थीटा ही है और बीटा क्या है, बीटा है tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। मान लेते हैं ये 30 था, अब मान लेते हैं इसको सॉल्व किया, 12 डिग्री आया तो 30 प्लस 12 42 डिग्री। ठीक है, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज एट 42 डिग्री विद द डाइपोल एक्सिस। तो हमने आपको निकाल कर दिखाया, यहाँ लेआउट दिखाया कि डाइपोल के लिए एनी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो पार्ट होता है, एलॉन्ग आर रेडियल कहलाता है एंड नॉर्मल टू द आर ट्रांसवर्स कहलाता है। अंडर रूट ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ लिखी गई है। एंड अगर हम ई थीटा बाई ई आर निकालेंगे तो ये एंगल tan बीटा निकल जाएगा। तो tan बीटा यहाँ पे आ जाएगा। अब वापस आइए, अगर ये बीटा है तो ये बीटा हो जाएगा, ये थीटा ये बीटा, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगा थीटा प्लस बीटा। थीटा प्लस बीटा, थीटा थीटा है और बीटा यहाँ से निकालेंगे आप। ठीक है, मान लेते दिया होता थीटा 45 दिया रहता तो 10 45 1 हो जाता, ये हो जाता 1/2। अब बीटा की वैल्यू हो जाती tan इनवर्स 1/2। ठीक है, दिया रहता tan इनवर्स 1/2 तो ठीक है, नहीं दिया है तो हो जाएगा थीटा प्लस tan इनवर्स 1/2, यही रह जाएगा आंसर। इस तरीके से डाइपोल हमने फुल प्लेस खत्म किया। अब हम लोगों को देखना है डाइपोल के बाद गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या है पहले ये जानिए। एक्चुअली में हर चार्ज के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो या तो स्ट्रांग होगा या वीक होगा। अगर स्ट्रांग होगा तो चार्जेस के साथ कुलाम्बियन ज्यादा देगा, अगर वीक होगा तो कुलाम्बियन फोर्स कम देगा। अब हम किसी भी चार्ज के अराउंड डेवलप्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की इस स्ट्रेंथ को जानना चाहते हैं कि जो स्ट्रेंथ है वो वीक है या स्ट्रांग है, लेकिन हम कूलाम्ब का लगाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं हमें पता चल जाए कि किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रांग या कितनी वीक है। या दूसरा सोचिए, कोई भी चार्ज बॉडी है तो उस चार्ज बॉडी की एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हम भविष्य में उस इलेक्ट्रिक फील्ड को जानना चाहें कि किसी चार्ज बॉडी के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, तो हमें सबसे पहले चार्ज काउंट करने पड़ेंगे कि कौन कौन से चार्ज कहाँ है। इतना क्लोजली पैक्ड चार्ज का स्ट्रक्चर है कि हम आज तक चार्ज को डिस्टिंग्विश करके काउंटिंग नहीं कर सकते। यानी चार्ज दो तरह का होता है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। आपने अब तक जितने डेरिवेशन पढ़े वो सब डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग चार्ज आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, बीच की सेपरेशन है। आपको क्या लग रहा है, हीलियम गैस दे दें और उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन काउंट करवाएं आपसे, तो हीलियम गैस में नहीं दिख रही तो प्रोटॉन, उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की काउंटिंग कहां से हो जाएगी। हमारे कहने का मतलब है कि इन रियलिटी वी आर नॉट एबल टू सी द चार्ज। हम कभी चार्ज को नहीं देख पाए और हम चार्ज को देख नहीं पाए तो काउंटिंग कैसे करेंगे कि ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है और कितने चार्ज है। यानी कि भविष्य में हमें इस बात की दिक्कत होने वाली है कि चार्ज की हम काउंटिंग नहीं कर पाएंगे।
तो जब चार्ज की काउंटिंग नहीं कर पाएंगे, उनको लोकेट तो कर लेंगे कहाँ है, लेकिन काउंटिंग नहीं हो पाएगी। तो जब टोटल नंबर आप चार्ज हुए नहीं पता, तो कैसे आप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे? तो आपको एक थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। दैट थ्योरम इज द गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम enables us to calculate the electric field of variety kind of charge distribution। अगर किसी बॉडी में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ आपको पता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरह का होता है, या तो लेंथ, या तो पॉइंट चार्ज होता है, या लेंथ पर होता है, या सरफेस पर होता है, या वॉल्यूम पर होता है। कोई आपके पास पांचवा नहीं आने वाला। तो पॉइंट छोड़ दीजिए, पॉइंट का तो सारा जान ही गए, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, पोटेंशियल कितना। इसका मतलब है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरह का होता है। पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन है लाइन चार्ज, मतलब लेंथ पर, और दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे क्लास 11th में आप सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते थे, तो आप कहते थे मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और आपके पास आता था लैम्डा सिग्मा रो। वही चीज यहाँ भी आने वाला है। चार्ज, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, लैम्डा लीनियर चार्ज, total charge upon total area, that is superficial or aerial charge, and total charge upon total volume is equal to रो कहते हैं डेंसिटी। मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन खाली अगर हमें बता दिया जाए तो हम बता सकते हैं कि किसी भी चार्ज के अराउंड कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी तो मैं ये कह रहा था कि अगर हमने सर वीडियो भी बहुत ब्लर है। वीडियो धुंधला रहा है, एक मिनट, कैमरे की सेटिंग गड़बड़ होगी सब, मैं सही कर रहा हूँ, बताइएगा जरा। कैमरा आज आ जाएगा मेरा, 55,000 का है, आजकल में हुआ है, वो दे नहीं रहा, हमारा एरिया सील है एक्चुअली में, तो वो आ नहीं रहा है सब। ये मेरे उसमें तो कंप्यूटर में तो क्लियर दिखा रहा है, एकदम क्लियर है। देखो ये थोड़ी देर में तुम लोग को पता चलेगा। अब क्लियर है। क्लियर हो गया? हाँ, वो ब्लर एक्चुअली में ऑटो सेट नहीं है, उसमें मैनुअल सेट है ये। नहीं तो ऑटो सेट होता है तो जब हम आगे होंगे तो वो आगे आएगा, जब पीछे होंगे तो चक्कर पकड़ करेगा तो डिस्टर्ब होगा। तो अभी ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो हम अभी तक में सिर्फ इतना कह रहे थे कि हम लोगों ने पीछे फ्लक्स स्टडी किया था। फ्लक्स क्या था? चार्ज के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, उसमें हम कोई भी एक सरफेस चूज कर लेते तो उस सरफेस से पास होने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते थे। न्यूमेरिकली हम लिखते थे पाई इज इक्वल टू ई इंटू ए। लेकिन ये तब लिखते थे जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड सरफेस वेक्टर बोथ आर कॉन्साइडिंग। अगर किसी वजह से सरफेस थोड़ी टिल्ट हो जाए इन सच अ वे कि सरफेस वेक्टर जब हम खींचे और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर खींचे तो हम देखें कि दोनों कॉन्साइड नहीं है। सरफेस वेक्टर ऐसे आ रहा है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे आ रहा है, दिस इज। तो इस पर सरफेस वेक्टर आ रहा है दिस, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये है। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस वेक्टर के बीच अगर ये एंगल थीटा है तो इस केस में हमने कहा डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू द सरफेस वेक्टर विल प्रोवाइड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओपन करते तो ई ए कॉस थीटा हो जाता। हमने कहा कि अगर एरिया छोटा करते जाते तो फ्लक्स भी कम होता जाता। सो वन कैन राइट डी पाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी ए। अभी हम कह रहे हैं इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब है छोटे एरिया से पास होने वाला फ्लक्स इतना। तो इंटीग्रेट करने का मतलब टोटल अगर एरिया ले लें अब बिग एरिया तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना, तो हमें मिला इंटीग्रल डी पाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डी ए। हमने कहा दिस इज कॉल्ड नेट फ्लक्स और ये हो गया इंटीग्रल ई डॉट डी ए। हमने कहा कि हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम जब भी आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे नेट फ्लक्स का के लिए हमने लिखा है साइक्लिक इंटीग्रल ई डॉट डी ए। तो इसमें और इसमें अंतर क्या होगा? जब हम प्लेन सरफेस बना के इस चार्ज को कवर करने की कोशिश करेंगे टू काउंट ऑल ऑफ द लाइन, तो इट इज नेवर पॉसिबल। हमें इसको कर्व्ड करना चाहिए। कर्व्ड करेंगे, जैसे स्फीयर है, सिलेंडर है, ठीक है, पिरामिड है, कोन है, मतलब 3D बॉडी। तो जब हम सरफेस को कर्व्ड करेंगे और चार्ज क्यू को कंप्लीटली सराउंड करेंगे तब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस चार्ज का निकलेगा। जब हम चार्ज किसी भी चार्ज बॉडी को कंप्लीटली सराउंड कर लेते हैं टू कैलकुलेट द नेट फ्लक्स, तो इंटीग्रल के ऊपर एक सर्किल बना देते हैं। सर्किल बना देने से अब हमें पता रहता है कि चार्ज को हमने, जो भी चार्ज बॉडी है को हमने कंप्लीटली
सराउंड कर लिया, अगर हमने चार्ज को कंप्लीटली सराउंड कर लिया है तो अब हमें मिलेगा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका मतलब है ये प्लेन सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स है और ये किसी चार्ज बॉडी को पूरी तरह से सराउंड कर लेने पर आपको मिलने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब इसी को गॉस ने डिफरेंट बॉडी के लिए सॉल्व करके दिखाया और दिखाया, हम लोग अभी प्रूव करेंगे कि साइक्लिक इंटीग्रल ई डॉट डी ए दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ चार्ज बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड। कितना चार्ज सराउंड हुआ, जो बाहर छूट गया छोड़ देंगे, क्यों वो भी डिस्कस हो जाएगा। चार्ज सराउंड कितना हुआ है इसमें एंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसी को कहते हैं गॉस थ्योरम। हम प्रूव करके दिखा रहे हैं। मतलब उनका कहना था साइक्लिक इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ चार्ज क्यू। अगर चार्ज क्यू सराउंड हुआ है सरफेस से, अच्छा जो सरफेस हम खींचेंगे, कोई भी ऑर्बिटरी सरफेस जो चार्ज के ऑल ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइंस को कवर कर सके ताकि हम नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सके, इसको गॉसियन सरफेस बोलेंगे। गॉसियन, GAUSSIAN, गॉसियन सरफेस। गॉसियन भी कहते हैं, भैंसियन नहीं, गॉसियन, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस क्या है? एक आर्बिट्रेरी सरफेस है जो चार्ज को कंप्लीटली सराउंड कर सकता है। ऐसा करेंगे तो हम नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ चार्ज बॉडी निकाल पाएंगे। मैथमेटिकली या सिंबॉलिकली लिखेंगे साइक्लिक इंटीग्रल ई डॉट डी ए, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकली इट इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आइए पहले हम इसको प्रूव कर दें और फिर दिखाते हैं कि चार्ज इनक्लोज्ड और चार्ज नॉट इनक्लोज्ड का क्या मतलब है। या जब गॉस थ्योरम हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जैसे कि स्ट्रेट वायर ले लिए, स्ट्रेट वायर ये देखिए बहुत सारे चार्ज कंटेन कर रहा है और हमने एक ऐसा सरफेस खींचा कि सिर्फ इतने दूर का वायर ही सराउंड हुआ है, तो हमें टोटल चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। जो इस सरफेस के अंदर सराउंड हुआ है उसका फ्लक्स हो जाएगा चार्ज इनसाइड, ये ढूंढना पड़ेगा आपको, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आउटसाइड वाला छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ देते हैं ये हम डिस्कस कर देंगे। तो चार्ज इनक्लोज का मतलब है जैसे डाइपोल लिए, डाइपोल में प्लस क्यू और माइनस क्यू, मान लेते हैं हमने गॉसियन खींचा ऐसे तो माइनस क्यू बाहर छूट गया तो छोड़ देना है, इसमें जाएगा चार्ज इनक्लोज दैट इज प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब किसी बॉडी में जरूरी नहीं है कि हम पूरा चार्ज सराउंड करें, है तो जरूरी, मतलब जब हम गॉसियन खींचेंगे टू सराउंड द चार्ज बॉडी तो जो गॉसियन में कवर हो जाएगा वो चार्ज यहाँ रखा जाएगा और जो बाहर छूट जाएगा वो छोड़ दिया जाएगा। क्यों छोड़ दिया जाएगा हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। अगर हम सब पीछे का हटा दें तो सिर्फ हमने एक चीज सीखी और वो ये कि अगर कोई भी चार्ज बॉडी है तो उस चार्ज बॉडी को आपको एक ऑर्बिटरी सरफेस से सराउंड करना चाहिए। इस ऑर्बिटरी सरफेस को गॉसियन सरफेस कहते हैं। अगर वो बॉडी मतलब लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज, जो भी चार्ज है, अगर वो बॉडी गॉसियन से सराउंड हो चुकी है तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा जाएगा साइक्लिक इंटीग्रल ई डॉट डी ए, और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आपको पाना है तो आप या तो सॉल्व कीजिए या तो इसको सॉल्व करने पर हम प्रूव कर दे रहे हैं कि दिस इज ऑलवेज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज कॉल्ड द गॉस थ्योरम। यानी गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट ये है गॉसियन सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जबकि Q वो चार्ज अमाउंट है जो गॉसियन सरफेस से गिरा। गॉसियन सरफेस क्या है? कभी भी किसी चार्ज बॉडी का नेट फ्लक्स निकालने के लिए हमें एक सरफेस की जरूरत पड़ेगी। वो सरफेस हम अपने मन से ले लेंगे, तो अपने मन से ले लेंगे तो कोई बड़ा लेगा, कोई छोटा लेगा, कोई गोला लेगा, कोई सिलेंडर लेगा, कोई कोन लेगा, कोई पिरामिड लेगा, तो क्या आंसर नहीं बदलेगा? क्या आंसर है? नो। गॉसियन गॉसियन सरफेस जो आप चूज करेंगे उससे आंसर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? चलिए देख लेते हैं। यानी कि डिफरेंट गॉसियन सरफेस तो कोई भी हो सकती है, किसी भी हम सरफेस से घेर लें, हम उस स्फेरिकल से घेर लें, हम उसको इलिप्टिकल बना के घेर लें, हम उसको पिरामिडिकल, क्यूबॉइडल, किसी से घेर लें, देखेंगे फ्लक्स नहीं चेंज होगा। क्यों? अगर हमने एक चार्ज क्यू लिया और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को खींचा, मान लेते हैं 4 लाइनें मिली, 4 लाइन है तो मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 4। अब हम गोला से घेर रहे हैं, चाहे पिरामिड से घेर रहे हैं, चाहे हम इसको क्यूब से घेरे, चाहे क्या नंबर ऑफ लाइन चेंज हो रही है? क्या आंसर है? नो, नंबर ऑफ लाइन चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है? मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ चार्ज बॉडी
for a Gaussian surface always remains conserved। मतलब जो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने वाले हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ गॉसियन शेप एंड साइज होता है। गॉसियन बड़ा है, गॉसियन छोटा है, गॉसियन स्फेरिकल है, गॉसियन सिलेंड्रिकल है, गॉसियन क्यूब है, गॉसियन क्यूबॉइड है, गॉसियन पिरामिडिकल है, इलिप्सॉइडल है। डजंट मीन इज दैट क्या चार्ज सराउंड हुआ है। इफ यस तो चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, और अगर फ्रैक्शनल ऑफ चार्ज सराउंड हुआ है तो उस फ्रैक्शनल चार्ज की वैल्यू ढूंढ के यहां लिखेंगे कॉल्ड चार्ज इनक्लोज्ड। यानी कि गॉस थ्योरम सिर्फ ये बताता है कि अगर किसी चार्ज बॉडी का इनक्लोज्ड चार्ज क्यू है तो उसका एसोसिएट फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, जो गॉसियन सरफेस खींच के ढूंढा जाएगा, चाहे जो भी गॉसियन सरफेस हो और चाहे जिस एरिया की गॉसियन सरफेस हो। सो हम प्रूव करके आपको दिखा दे रहे हैं, यानी प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। तो अभी तक में हमने सिर्फ दो चीज देखा, एक देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और एक देखा गॉस थ्योरम क्या होता है। और गॉस थ्योरम में प्रूफ में हम जा रहे हैं कि अगर प्रूफ करना पड़े तो हम कैसे प्रूव करेंगे। यानी वी हैव टू प्रूव दैट साइक्लिक इंटीग्रल वेक्टर E डॉट dA इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। साइक्लिक इंटीग्रल E डॉट dA इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए मान लेते हैं, कोई एक एग्जांपल लेके प्रूव होगा। चलिए मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q, हमें पता है ऑल अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो चुकी है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको एक टेस्ट चार्ज फ्री कर देना चाहिए। तो ये तो हमने दूसरे लेक्चर में आपको या तीसरे लेक्चर में बता दिया था। टेस्ट चार्ज फ्री करेंगे तो वो या तो रेडियली आउटवर्ड भागेगा या रेडियली इनवर्ड भागेगा, मतलब क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखने लगी। हमें काउंट करना है इन लाइंस को, काउंट करने के लिए हमें फ्लक्स चाहिए, फ्लक्स के लिए सरफेस चाहिए। आप चार्ज क्यू को सेंटर मान के किसी भी रेडियस का एक स्फीयर खींचिए, खींच दिए। जब किसी भी रेडियस का आप स्फीयर खींचे, किसी भी रेडियस का अगर आप स्फीयर खींचे तो अगर ये आर है दिस, ठीक है, तो इस सरफेस को जिसने चार्ज को पूरी तरह से सराउंड कर रखा है इसको हम गॉसियन सरफेस नाम दे देंगे, गॉसियन सरफेस दिस। और अब हम इस गॉसियन सरफेस पर कहीं एक छोटा सरफेस चूज करेंगे DA स्फीयर पर है तो आपको पता है रेडियल आउटवर्ड लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द सरफेस वेक्टर ऑफ द स्फीयर। स्फीयर पर रेडियल आउटवर्ड लाइन जो होती है वो स्फीयर के सरफेस वेक्टर को एक्सप्रेस करती है। और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी तो इसी लाइन पर है। यहां बनाए होते तो सरफेस वेक्टर होता रेडियल आउटवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी तो रेडियल आउटवर्ड है, मतलब कैप ए, ठीक है, हमने छोटा सरफेस लिया तो DA एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन दोनों एक ही लाइन पर है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब साइक्लिक इंटीग्रल E डॉट DA। तो पहले तो डॉट खोलेंगे तो E की वैल्यू DA की वैल्यू cos ऑफ जीरो। क्यों cos ऑफ जीरो? क्योंकि सरफेस वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों कॉन्साइड है। अगर एट एनी एंगल पड़ गए होते तो खुल जाता cos थीटा से ये। तो फिलहाल ये हो जाएगा साइक्लिक इंटीग्रल E DA cos जीरो। cos जीरो 1 होता है, हटा लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है ना, क्यों कांस्टेंट है? हम इस गॉसियन पर चाहे यहां हाथ रखें, चाहे यहां हाथ रखें, चाहे यहां हाथ रखें, चाहे यहां हाथ रखें, हम चार्ज क्यू से डिस्टेंस नहीं चेंज कर रहे तो ई कांस्टेंट होगा। बेनिफिट इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा। जो सिंपल इंटीग्रल होता है वही ये भी है। सर्किल बना देने का मतलब है चार्ज को सराउंड करने के लिए सरफेस प्लेनर ना होकर के कर्व्ड हो गए, और कोई मतलब नहीं है इसका। तो ये ई बाहर आ गया और ये हो गया साइक्लिक इंटीग्रल DA। DA क्या है? स्मॉल चूजन एरिया। इंटीग्रल DA क्या होगा? नेट एरिया। साइक्लिक इंटीग्रल DA क्या होगा? नेट गॉसियन सरफेस एरिया। यानी दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर तो आपको पता है 4 पाई रेडियस आर 4 पाई आर स्क्वायर। और आपको ये भी पता है कि चार्ज क्यू से स्मॉल r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू होती है
1/4 pi epsilon naught Q by R square, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्चार्ज खोल दीजिए, और ये नेट गॉसियन सरफेस एरिया है विच इज द 4 pi r स्क्वायर, ये खोल दीजिए 4 pi r स्क्वायर। ठीक है, क्या मिल जाएगा, 4 pi से 4 pi कैंसिल हो गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया। नाउ दिस बिकम्स Q by epsilon naught। प्रूव हो गया। कितना छोटा है ये थ्योरम। अलग बात है कि इसके एप्लीकेशन बहुत बड़े बड़े हैं। इसका मतलब है कि अगर एक पॉइंट चार्ज Q को हम एक स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r से सराउंड कर लें, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आएगा वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। मतलब ये जो लाइनें आएंगी 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो है दैट इज द Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो साथे नहीं है, ये इतना डेंस पैक है, बिल्कुल जैसे बल्ब से लाइट रेज निकल रही है, एक एक रेज थोड़े ना काउंट कर सकते हैं आप, आपको तो बंच आप दिख रही है, आप उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। उसी तरीके से चार्ज की जो लाइनें हमने भले इतनी दूर दूर बनाई है, इतनी डेंस है कि आप इनको अलग अलग नहीं देख सकते। ये मिलियन में आएगा, मिलियन मतलब 10 to the power 6 10 to the power 9 कुछ ऐसे आएगा। तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द नेट फ्लक्स। अब इस पे क्वेश्चन देखिए, अगर मैं कहता कि दिस इज अ वायर and this is containing charge per unit length lambda। आपको पता है लेंथ पर चार्ज होता है तो पर यूनिट लेंथ का चार्ज लैम्डा कहलाता है, एरिया पर होता है तो चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा कहलाता है, अगर वॉल्यूम होता है तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो कहलाता है। तो हमने कहा कि एक वायर है, इस वायर का चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, हमसे पूछा जा रहा है इसका फ्लक्स काउंट कीजिए। इसका फ्लक्स कैसे काउंट होगा, अगर आप मान लेते हैं कोई भी गॉसियन खींचते, मान लेते हमने कहा कि हम एक ए साइड का क्यूब खींचेंगे, ए साइड का क्यूब खींचेंगे, तो ए साइड का क्यूब खींचा हमने तो वो क्यूब हमको ऐसे दिख रहा है, ये इस तरीके से दिख रहा है। अब इस क्यूब ने इस पूरे वायर में से सिर्फ इतना ही तो कवर किया, सिर्फ इतना ही तो कवर किया। तो अगर इसकी साइड ए है तो ए जो डिस्टेंस है इतनी दूर में कितना चार्ज आ जाएगा, यूनिट लेंथ में चार्ज होता है लैम्डा, तो ए लेंथ के क्यूब में जो चार्ज सराउंड होगा वो हो जाएगा लैम्डा ए। इसका मतलब है चार्ज इनक्लोज्ड अंडर दिस क्यूब इज इक्वल टू लैम्डा इनटू ए। अब आपको पता है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब can be written as charge enclosed by epsilon naught. Net flux can be written as charge enclosed upon epsilon naught. आंसर हो जाएगा आंसर। अब अगर मैं आपसे एक दूसरा क्वेश्चन कहता, और वो क्वेश्चन ये कि एक चार्ज जो है वो गॉसियन के बाहर था, उससे पहले आप एक फैक्ट भी देख लीजिए। अगर मैं कहता कि Q इज द चार्ज इनक्लोज्ड, तो आपने अभी देखा कि नेट फ्लक्स जो इसको सराउंड कर सकता है आता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। खास बात है अगर चार्ज निगेटिव है तो फ्लक्स निगेटिव होता है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फ्लक्स पॉजिटिव होता है। क्या मतलब है इसका, आप ऐसे सोचो ना कि अगर प्लस Q की बात करें और माइनस Q की बात करें, प्लस Q को गॉसियन से घेरे माइनस Q को गॉसियन से घेरे, तो प्लस Q की इलेक्ट्रिक लाइंस तो रेडियल आउटवर्ड होंगी और माइनस Q की जो इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी वो रेडियल इनवर्ड होंगी। मतलब क्या, मतलब पॉजिटिव चार्ज के लिए फ्लक्स को बोलेंगे आउटगोइंग फ्लक्स, तो आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव होते हैं। मतलब जब किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती है तो फ्लक्स को पॉजिटिव कहते हैं और इसका नाम है आउटगोइंग। इसीलिए यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए मोटा मोटी कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लक्स पॉजिटिव लिया जाता है, निगेटिव चार्ज का फ्लक्स निगेटिव लिया जाता है, मतलब इनकमिंग और आउट गोइंग से होता है। तो ये हो गया आउट गोइंग फ्लक्स, तो इसके नाम के आगे प्लस लिखा रहेगा, प्लस Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और जब इसका निकालने जाएंगे तो ये इनकमिंग फ्लक्स हो जाएगा। इनकमिंग तो निगेटिव क्यों हो गया, सरफेस वेक्टर आउटवर्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इनवर्ड होता है, 180 नहीं हो गया, और cos 180
जब खोलते हैं आप ई डी ए कॉस 180, तो क्या कॉस 180 निगेटिव नहीं होता है क्या? तो वो निगेटिव वही क्रिएट हो रहा है। मतलब बड़ी सीधी सी बात है, फ्लक्स प्लस कब होता है, फ्लक्स माइनस कब होता है? फ्लक्स प्लस तब होता है जब आउटगोइंग होता है, और फ्लक्स जब अंदर आता है, लाइंस अंदर आती हैं, तो नाम होता है इनकमिंग फ्लक्स, और इसको नेगेटिव लिखते हैं, इनकमिंग फ्लक्स। और ये हो जाएगा माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन। यानी चार्ज के साइन से नहीं मतलब है अगर एंटर की है लाइन है तो माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर निकल रही है गतियन से बाहर तो प्लस। अब मान लेते हैं हम प्लस माइनस आइडेंटिफाई ना करें, हम सिर्फ कुछ लाइनें खींच दें और आपसे पूछे फ्लक्स इज पॉजिटिव और फ्लक्स इज नेगेटिव, तो आप क्या बताएंगे? आपको बताना है पहला डायग्राम फ्लक्स पॉजिटिव या फ्लक्स नेगेटिव, दूसरा डायग्राम फ्लक्स पॉजिटिव या फ्लक्स नेगेटिव, तीसरा डायग्राम फ्लक्स पॉजिटिव फ्लक्स नेगेटिव फ्लक्स जीरो। पहले वाले में फ्लक्स क्या लेंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव, पॉजिटिव, आउटसाइड, इनसाइड, इसको क्या लेंगे? निगेटिव। नेगेटिव, यहाँ जीरो। इनसाइड है जीरो, और यहाँ आउटसाइड हो गया। इनकमिंग प्लस आउटगोइंग मिलाएंगे तो जीरो हो जाएगा। अब सोचिए कि क्यों हमने जब गॉस थ्योरम प्रूव किया तो कहा चार्ज इनक्लोज ही लीजिए। मान लेते हैं कोई चार्ज गतियन के बाहर छूट गया, जैसे चार्ज क्यू है, हम गतियन यहाँ खींच के बैठे हैं, अगर नेट फ्लक्स बताइए। जब इस चार्ज क्यू की बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइंस में से कोई एक इलेक्ट्रिक लाइन आगे बढ़ाएंगे तो देखेंगे एक पॉइंट पर इनकमिंग शो कर रहा है ये, और दूसरे पॉइंट पर आउटगोइंग शो कर रहा है। इनकमिंग वाला फ्लक्स हो जाएगा माइनस, आउटगोइंग वाला फ्लक्स हो जाएगा प्लस, और जब नेट फ्लक्स की बात आएगी तो जीरो नहीं हो जाएगा। इसका मतलब है गॉस बड़े चतुर प्राणी थे, वो ये बात जानते थे कि किसी भी चार्ज को अगर आप सराउंड करने जा रहे हैं और वो चार्ज गतियन के बाहर छूट गया तो उस चार्ज का एक इनकमिंग आएगा, एक आउटगोइंग आएगा। अगर आप दूसरी लाइन खींचेंगे तो फिर वो इनकमिंग और आउटगोइंग में कन्वर्ट हो जाएगा। दो लाइनें एंटर कर रही हैं, दो लाइनें बाहर जा रही हैं, टेंजेंट खींचेंगे तो फ्लक्स थोड़े ना हुआ। आप सोच रहे होंगे कि एक ही पॉइंट, तो जो सरफेस को पेनिट्रेट ही नहीं किया तो फ्लक्स भी तो नहीं हुआ, यानी टच करती हुई निकल गई तो फ्लक्स में काउंट नहीं होगा, एंटरिंग या लीविंग। इसका मतलब है कि हमने प्रूव किया कि अगर चार्ज क्यू आउटसाइड द गॉसियन सरफेस है तो साइक्लिक इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए आपको जीरो लेना चाहिए अगर चार्ज आउटसाइड है तो, और अगर चार्ज कंप्लीटली सराउंड है तो आपको लेना चाहिए साइक्लिक इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर क्यू इज द चार्ज सराउंडेड। अगर आपको दिख रहा है पार्ट ऑफ चार्ज इज सराउंडेड तो साइक्लिक इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए पार्ट ऑफ चार्ज दैट इज क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या कोई ऐसा है जिसको गॉस थ्योरम समझ में नहीं आया? क्योंकि अब हम एप्लीकेशन में एंटर करना चाहते हैं। हेलो, कोई ऐसा है जिसको लग रहा है गॉस थ्योरम नहीं समझ में आया? नहीं तो हम आगे बढ़े फिर। सर। हाँ सर, सबसे ऊपर वाला सर क्या लिखे हैं? साइक्लिक इंटीग्रल ई डॉट डी ए के बाद सर उसके नीचे ये क्यू है, साइक्लिक इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल टू जीरो। तब ये इससे कोई मतलब नहीं। चार्ज आउटसाइड साइक्लिक इंटीग्रल ई डी ए जीरो, चार्ज कंप्लीटली सराउंड साइक्लिक इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज पार्टली सराउंड तो वो पार्ट ढूंढिए, उसी पार्ट का नाम तो है चार्ज इनक्लोज। हेलो, यस सर। हाँ क्लियर हुआ? यस सर। हाँ तो ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। मतलब हम जान चुके हैं कि अभी हमने ये नहीं सीखा कि गॉस थ्योरम के क्या बेनिफिट होने वाले हैं या क्या जो है, हमने सिर्फ ये सीख लिया अभी कि किसी भी चार्ज बॉडी के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक लाइन्स के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। और काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स अगर हम ले लें तो काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। और हम काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स मैनुअली नहीं कर सकते कि 1 2 3 4 100 वहां है, अरे 200 वहां भी, अरे 300 पैर के नीचे है, हम ऐसे नहीं देख सकते इनको। ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है
और ये बिल्कुल बल्ब के लाइट रेज जैसी है कि आपको टोटल अमाउंट ऑफ लाइट तो दिखेगी लेकिन इंडिविजुअल रेज नहीं दिखेगी। बिल्कुल वैसे आपको चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अदर चार्ज को फ्री करके तो मिल जाएगी, या तो अट्रैक्शन रिपल्सन, लेकिन आप ये काउंट नहीं कर सकते। तो काउंट करने का तरीका बनाया गया, गॉसियन सरफेस से कंप्लीटली या पार्टली सराउंड कर लीजिए। अगर नहीं सराउंड हो पा रहा है तो प्लस 0 लिखाएगा, अगर पूरी तरह से सराउंड हो जा रहा है तो Q by एप्सिलॉन नॉट लिखाएगा, और अगर पार्टली सराउंड हो रहा है तो आपको उस पार्टली चार्ज को ढूंढ लेना होगा, और पार्टली चार्ज को ढूंढेंगे तो आपको Q by एप्सिलॉन नॉट का आंसर मिल जाएगा। अब बेनिफिट क्या है ये देखना है। बेनिफिट में जाने से पहले कुछ न्यूमेरिकल कवर कर लेते हैं जो आपके बोर्ड में 1 नंबर या 2 नंबर में पूछे गए हैं, तब हम बेनिफिट में जाएंगे। जैसे अक्सर फ्लक्स कैलकुलेट करने को आता है, तो अगर मैं आपसे कहता अभी 10 मिनट में कट जाएगा तो हम रीलॉग इन नहीं करेंगे, एक ही सेशन में जितना चल पाएगा क्लास चलेगा। रीजन है कि कई बैच लग गए हैं, और जो है दूसरा रीजन है कि नेट बड़ा ज्यादा खर्च हो रहा है, नेट मैनेज नहीं हो पा रहा है, और तीसरा ये कि कैमरे की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी तो फिर टाइम बढ़ाएंगे। अभी फिलहाल जितना चल रहा है चलने दीजिए। क्वेश्चन इज दैट, अगर हमने एक चार्ज Q को एक क्यूब से घेर लिया, मतलब कंप्लीटली सराउंडेड बाय अ क्यूब। क्यूब बोले तो 6 फेसेस होते हैं क्यूब में, 6 फेसेस। ये ऐसे बस, अगर ये क्यूब कंप्लीटली सराउंड हो गया तो हमको पता है फाई टोटल इज टू बी रिटन एज Q by एप्सिलॉन नॉट। और रफली आप ऐसे सोचिए कि अगर मैं कहता कि ये क्यूब नहीं है, सिर्फ एक सरफेस है, अब बताइए फ्लक्स कितना। तो क्या आप ऐसे नहीं कह सकते थे, क्योंकि हमने बताया था कि चार्ज Q को सराउंड करने के लिए हमने सरफेस खींचना शुरू किया आप बिगर, लेकिन ये नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कभी नहीं बन सकता क्योंकि इधर वाली लाइन तो कभी वो कवर कर ही नहीं पाएगा। तो इस जब हम साइक्लिक इंटीग्रल E.dA सॉल्व करना सीख गए तो हम बिना इस तरह के प्लेनर सरफेस को खींचे ये बता सकते थे कि इनसे पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा। आप ऐसे सोचो ना, ऐसे ऐसे 6 सरफेसेस से घेर लिए थे, 6 सरफेसेस से घेरे थे, तब जाके फ्लक्स हुआ था Q by एप्सिलॉन नॉट ऑन एन एवरेज। तो पर फेस, एक फेस की तो बात हो रही है, एक फेस का एसोसिएट फ्लक्स कितना हो जाएगा? क्लियर है? 1/6। अरे Q by एप्सिलॉन नॉट 6 फेस से घेर के आता था, एक फेस की अगर बात करें यानी पाई थ्रू 1 फेस, अगर एक ही फेस ले ले तो उस केस में 1/6 हो जाएगा। रफली हो सकता है किसी से थोड़ा ज्यादा हो, किसी से थोड़ा कम हो, तो हम रफली कैलकुलेट कर ले रहे हैं कि ये फ्लक्स का अमाउंट हो जाएगा Q by एप्सिलॉन। यानी आपने क्या निकाला, अगर एक चार्ज को क्यूब से सराउंड कर देते और पूरी तरह से ये सराउंड हो जाता तो इसकी वैल्यू होती Q by एप्सिलॉन नॉट। हम कह रहे हैं कि अगर सिर्फ एक फेस हम ले लेते तो उस फेस का फ्लक्स कितना हो जाता। तो आपके पास जनरल मैथमेटिक्स आ जा रही है, 6 फेसेस से बाउंड फ्लक्स था Q by एप्सिलॉन नॉट, तो पर फेस का इतना, एक क्वेश्चन हो गया। अभी क्या है कि जब हम चार्ज को सराउंड करने गए तो देख रहे हैं कि वो चार्ज किनारे सरफेस पर पड़ गया, मतलब यहाँ इस पर पड़ गया, नॉट इनसाइड। अब अगर आप लाइव खींचेंगे तो देखिए देश 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 देश, इधर वाला फ्लक्स तो काउंट नहीं होगा ना, क्यों? इतना तो लीकेज हो गया। मतलब आप अब ये नहीं कह सकते क्योंकि फेस में है ना, ये एकदम अंदर नहीं है, आप Q by एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख सकते। आप ऐसे करिए कि ऐसा ही एक और क्यूब बगल में सटा के रख दीजिए, आप देख सकते हैं, देखिए सटा के रख दीजिए तो ढक जाएगा। ये ढक जाएगा का मतलब क्या? मतलब अब नेट फ्लक्स इन दोनों से बाउंड हो गया। तो जब चार्ज एक फेस में पड़ जाता है तो कुछ फ्लक्स इस क्यूब से पास होता है और कुछ बाहर निकल जाता है। ऐसा ही क्यूब एक रिपीट कर देते बगल में तो अब जाके ये घिरता, मतलब 2 क्यूब से पूरी तरह घिर जाएगा। तो 2 क्यूब से इस चार्ज का बाउंड फ्लक्स हो जाएगा Q by एप्सिलॉन नॉट।
इसका मतलब है एक क्यूब, हम तो दूसरा क्यूब अपने सोचने में लाए हैं ना, रियल में तो एक ही क्यूब है। इसका मतलब है एक क्यूब के अगर किसी फेस पर चार्ज पड़ जाए तो एसोसिएट फ्लक्स होता है हाफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी आपको जो प्रिंटेड मिलेगा या मिला होगा उसमें होगा जब चार्ज पूरी तरह से सराउंड होता है तो फ्लक्स होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जब एक फेस में होता है तो टोटल फ्लक्स सराउंड होता है हाफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब एक फेस से लाइन लीक हो रही है, 5 फेस से फ्लक्स बाउंड है, मतलब एक क्यूब के 5 फेसेस से बाउंड फ्लक्स है 1/2 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो पर फेस कितना हो जाएगा? पर फेस हो जाएगा 1/10 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आपको प्रिंटेड मिलेगा ये सब, क्लियर है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी क्यूब के किसी सरफेस पर चार्ज पड़ जाता तो उस क्यूब से बाउंड फ्लक्स होता हाफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कैसे सोचे? ऐसे सोचे कि इस क्यूब में एक तरफ का तो फ्लक्स ये रोक लेगा, दूसरे तरफ से निकल जाएगा, तो ऐसा ही एक क्यूब बगल में रिपीट कर देते तो अब ये घिर जाता। 2 क्यूब से पूरी तरह गिर गया, तो 2 क्यूब से पूरी तरह गिरने पर फ्लक्स हुआ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम तो पर क्यूब की बात कर रहे हैं, तो पहला आंसर हुआ पर क्यूब बाउंड फ्लक्स हो जाएगा हाफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब पर फेस पूछ रहा है, 6 फेस होते हैं, में एक फेस तो लीक कर रहा है, ये लीक कर रहा है, ये सब मिलकर रोक रहा है, इसमें से बाहर निकल जा रहा है, यानी 5 फेस यहाँ यूज है। तो 5 फेसेस से बाउंड फ्लक्स है 1/2 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो पर फेस का जो बाउंड फ्लक्स होगा वो 1/10 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। मान लेते हैं एजेस पर पड़ गया, तो एजेस का क्या मतलब है? एजेस का मतलब यहां पड़ गया, तो आपको चार क्यूब रखना पड़ेगा, एक इसके बगल में और 2 ऊपर से। 2 ऊपर से क्यों? एक इसके ऊपर रखेंगे तो ये निकल जाएगा नीचे, तो एक इसके बगल में रख दीजिए और 2 ऊपर से काट दीजिए। 4 क्यूब मिलके इस एजेस के चार्ज को घेर लेंगे, तो 4 क्यूब मिलकर घेरेंगे तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो पर क्यूब, एक क्यूब का कितना हो जाएगा? 1/4 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? एजेस पर जब चार्ज होते हैं तो पर क्यूब पासिंग फ्लक्स जो होता है वो 1/4 होता है। अब ये 2 फेस तो यूज नहीं हो रहा है, ये वाला फेस इसके पैरेलल हो जाएगी रे, और ये वाला फेस इसके पैरेलल, यानी 2 फेस वेस्ट है, तो 6 में से 2 हट गया, इसका मतलब 4 फेस। 4 फेसेस से बाउंड फ्लक्स है 1/4 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस का हो जाएगा 1/16 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी जब क्यूब के एज पर चार्ज होता है तो पूरे क्यूब का बाउंड फ्लक्स होता है 1/4 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जबकि पर फेस फ्लक्स होता है 1/16 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर एक कार्नर पर होता तो, क्यूब के एक कोने में पड़ जाता तो अगर ये एक क्यूब है और यहां है चार्ज, तो मोस्ट ऑफ द फ्लक्स तो लीक कर जाएगा। अब 8 क्यूब लगेंगे, क्यों? 1 2 इसके पीछे, 4 और 4 ऊपर से ला देंगे, 8। यानी जब कार्नर पर है तो एक बगल में और 2 इसके पीछे, 4 और 4 ऊपर से 8 क्यूब लगेंगे इसको कंप्लीटली सराउंड करने में, तो फ्लक्स होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब से बाउंड फ्लक्स हो जाएगा 1/8 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी जब क्यूब के कार्नर पर कोई चार्ज पड़ जाता है तो उस पूरे क्यूब से बाउंड फ्लक्स की वैल्यू होती है 1/8 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी 3 सरफेस वेस्ट हो जाएंगे। 3 सरफेस का मतलब ये वाला वेस्ट हो जाएगा, ये वाला वेस्ट हो जाएगा और एक पीछे वाला वेस्ट हो जाएगा। कोने का मतलब जैसे छत का एक कोना सोचेंगे आप, तो छत का जो कोना है वहां 3 दीवारें हैं, 1 2 3,